बच्चों हम आज आपके हिस्ट्री में चैप्टर 6 करने वाले हैं, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये आपका लेक्चर 193 है। मैं आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ये चैप्टर करा रही हूँ। आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये है पेज 65, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, सो ये चैप्टर है आपका। एंड ये चैप्टर कंप्लीट उसी टाइम के बारे में है, 17th सेंचुरी जो। तो इस चैप्टर में आपको वीवर्स के बारे में, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सो वीवर्स आपको पता है जो वीविंग करते हैं, आयरन स्मेल्टर्स लोहे को पिघलाने वाले, फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, उन पे है ये चैप्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, दिस सीनरी इज अबाउट, यहाँ ये ट्रेडिंग शिप्स हैं जो सूरत में जो शिप्स चलती थी, ये सीनरी उसके बारे में है। जो सूरत है गुजरात के वेस्ट कोस्ट में आया, इन गुजरात ऑन द इंडिया के वेस्ट कोस्ट में आया, इंडिया की वेस्टर्न साइड में सूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट माना जाता था इंडियन ओशियन से ट्रेडिंग के लिए। डच और इंग्लिश की ट्रेडिंग शिप्स थी। ये डच और इंग्लिश जो शिप्स थी यहाँ से ही, मतलब यहीं आते थे ये लोग। 18th सेंचुरी में सूरत का इम्पोर्टेंस कम हो गया। सो ये चैप्टर हमें स्टोरी बता रहा है किस तरह से क्राफ्ट बढ़ी, किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ा ब्रिटिश टाइम के बारे में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई। ठीक है, सो दो इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप हुई। सो दो इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगा ये चैप्टर, टेक्सटाइल पे और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। ठीक है, सो ये दोनों इंडस्ट्रीज क्रूशियल थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। कॉटन टेक्सटाइल्स ने ब्रिटेन को नंबर 1 नेशन बना दिया था इंडस्ट्रीज में। और जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी बढ़ने लगी तो ब्रिटेन को तो वर्कशॉप बोल दिया गया दुनिया का। मतलब कॉटन और आयरन स्टील की वजह से ब्रिटेन का बहुत नाम हुआ। ठीक है, ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला गया? क्योंकि इंडस्ट्रियल मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन textiles made Britain the foremost industrial nation, and when its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came be known as workshop of the world. So ये जो ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, इंडिया को आके जीता, तो एक वो भी कारण है कि ब्रिटेन इतना इंडस्ट्रियलाइज कर पाया, इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ी। आपने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आके हमारी टेरिटरी हथिया ली। फिर वो क्या करती थी, वो हमारी इंडिया से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में भेजती थी। सो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया को बड़ा मार्केट की तरह देखने लगे। सो वो ब्रिटेन से चीज़ें मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचने लगे। सो इसकी वजह से जो इंडियन क्राफ्ट है, इंडस्ट्री है, उसको बहुत धक्का लगा। पहले क्या करते थे, इंडिया की चीज़ें सस्ते दामों में खरीद के बाहर भेजते थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने यहाँ से सस्ती सस्ती चीज़ें इंडस्ट्रीज में बना बना के इंडिया में बेचने लगे। मतलब इंडिया में अपना मार्केट बना लिया। सो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द, अभी देखो पूरे चैप्टर में इंडियन और आप आयरन पढ़ोगे, इंडियन आयरन स्टील। सो देखो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। सो सबसे पहले टेक्सटाइल के बारे में देखते हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। कपड़ा किस तरह से डेवलप हुआ, कपड़े की इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई। सो 1750 में, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, India was by far the world's largest producer of cotton textile. So 1750 के अराउंड जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल जीता, ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीत लिया, सो इंडिया तब तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी कॉटन टेक्सटाइल की। जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो अच्छी क्वालिटी के लिए और अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती थी। और they were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang,
एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम 16th सेंचुरी। मतलब इंडिया की कलाकारी इतनी कारीगरी अच्छी थी, तो इंडिया के जो कपड़े थे वो कहाँ कहाँ जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे, जावा, सुमात्रा, पेनांग में, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में इंडिया से कपड़े ट्रेड होते थे, टेक्सटाइल ट्रेडिंग होती थी। पर क्या हुआ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज आई, वो इंडियन टेक्सटाइल्स खरीदने लगी और वहाँ वो यूरोप में जा जाके बेचने लगी। तो इंडिया की जो तरक्की बहुत हुई उस टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स खरीदने लगे। पहले तो खुश हो गए इंडियंस कि कैसे यूरोप वाले खरीद रहे हैं, वो यहाँ से खरीद खरीद के बाहर जाके महंगा महंगा बेचते थे, तो इंडियंस तो खुश हो गए, चलो हमारी बिक्री हो रही है। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। ये लोग जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जैसे इंडिया आए तो उन्होंने पहले इंडिया का कॉटन क्लॉथ देखा और कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स, कब देखा उन्होंने, मतलब अरब के कुछ मर्चेंट्स थे, अरब के व्यापारी थे मोसूल में, जिसको आज इराक बोलते हैं, वहां उन्होंने इंडिया का कपड़ा देखा। तो क्योंकि उन्होंने ये कपड़ा मोसूल में देखा, इसलिए वो इस कपड़े को मुस्लिन कहते हैं। ये मुस्लिन नाम बहुत फेमस भी हुआ कॉटन कपड़े के लिए। जब पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया आए, वो आए थे इंडिया स्पाइसेस की तलाश में, मसालों की तलाश में, तो वो कैलीकट में आके उतरे, केरला में। तो जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी जो वो यूरोप ले गए स्पाइसेस के साथ, उसे कैलिको कहते हैं, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर्स थे, फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसूल, और उसे प्रेजेंट डे इराक कहा जाता है, कपड़े को मुस्लिन कहा जाता है। फिर पोर्चुगीज आए थे स्पाइसेस की तलाश में, और वो साथ में अपने ले गए स्पाइसेस के साथ, उसे हम कहते हैं कैलिको। कैलिको क्या है, कैलिको जो पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज भी इंडिया आए थे, वो आए थे मसालों की तलाश में। मसालों के साथ साथ वो क्या ले गए अपने साथ, मसालों के साथ साथ वो इंडिया का कॉटन भी ले गए। इसलिए उसको साथ में कैलिको कहा जाता है। कैलिको मतलब कैलीकट जगह से लेके गए थे ना। इस तरह से कैलिको को वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए यूज करने लगे। मतलब मुस्लिन, यूरोपियन से कॉटन के कपड़े को मुस्लिन कहते थे, और पोर्चुगीज कॉटन के कपड़े को कैलिको कहते थे। ये 1 मार्क में आ सकता है। इस तरह से इंडियन का जो कॉटन है बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था फॉरेन में। इवन इंडिया को बहुत ज्यादा ऑर्डर भी मिलता था। ये देखो कितना ऑर्डर मिला है इंडिया को फॉरेन से, 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। ये देखो इस ऑर्डर की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे इस पेज में ये पूरी लिस्ट है। मतलब इंडिया का कॉटन, इंडिया का कपड़ा इतना ज़्यादा फेमस था कि बाहर उसकी बहुत ज़्यादा उस टाइम डिमांड थी। पेज नंबर 67। जो कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था बाहर, वो एक प्रिंटेड कॉटन था। प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिन्स, कोसेस जिसको खासा भी कहते हैं, बंदना। मतलब जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ था इंडिया का, जिसको फॉरेन में चिन्स, कोसास, बंदना कहते थे, वो फेमस था। चिन्स वर्ड कहाँ से आया? चिन्स वर्ड, जो प्रिंटेड कॉटन है उसका नाम चिन्स क्यों रखा गया? चिन्स का नाम चिन्स इसलिए रखा गया, ये चिन्स वर्ड चिंट से आया, ठीक है। चिन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। मतलब ऐसे फ्लावर की डिजाइन्स होती थी तो चिन्स बोला जाता था। 1680s में एक क्रेज हो गया प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का इंग्लैंड और यूरोप में। इंग्लैंड और यूरोप में जो इंडिया के ये फूल वाले कपड़े थे बहुत फेमस हो गए, और क्वीन भी ऐसे कपड़े पहनने लगी। मतलब ये जो फूल पत्ते वाले फूल वाले कपड़े
प्रिंट किए हुए, ऐसे नहीं लगाए नहीं हुए, प्रिंट किए हुए, प्रिंटिंग वाले कपड़े फेमस हो गए यूरोप में। वहाँ की रानी भी पहनने लगी, यूरोप नहीं, इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी तक वो कपड़े पहनने लगी। वर्ल्ड जो दूसरा है कपड़ा, बंदना। बंदना क्या था? बंदना एक स्कार्फ था जो नेक पे पहना जाता था, बंदना। एक बहुत ही कलरफुल स्कार्फ था, तो ये भी बहुत फेमस हुआ फॉरेन में। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ये कहाँ से आया? बंदना। बंदना मतलब बांधना, ठीक है, बंदना वर्ड बांधना से आया। और बहुत सारे क्लोथ थे और मतलब बहुत ब्राइट कलर होता था। फिर कसीम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुरे, इन सारी जगहों से ये कपड़े मंगाए जाते थे। तो इंडियन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी बाहर के देशों में उस टाइम। फिर क्या हुआ? अभी इंडियन टेक्सटाइल्स का यूरोपियन मार्केट में क्या हाल है? पेज नंबर 69। जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे वो यूरोपियन मार्केट्स में कैसे थे? By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. अब क्या हुआ? इंडिया की ये सुंदर सुंदर कपड़े यूरोप में बहुत बिकने लगे। तो जो यूरोप के जो सारे मतलब इंग्लैंड के जो सारे वो थे, इंग्लैंड के सारे कपड़े वाले थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप सारा कपड़ा इंडिया से लाओगे तो हमारा कपड़ा कहाँ जाएगा। तो फिर क्या हुआ? इंग्लैंड में ये चिंस करके कपड़ा है वो बंद करा दिया गया, क्योंकि वो इंडिया से आता था, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट करने लगेगा सरकार के खिलाफ कि आप इंडिया से कपड़ा क्यों आने दे रहे हो। In 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग, मतलब कानूनन अपराध कर दिया कि अगर आप इंडिया का चिंस कपड़ा लाओगे तो आप पे केस चलेगा। और इस कानून का नाम दिया गया, दिस एक्ट वॉज नोन एज द कैलिको एक्ट। इंग्लैंड में चिंस कपड़ा इंडिया का बंद करा दिया गया। इसी समय जो इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, ये जो इंडस्ट्री थी इंडिया के कपड़े के साथ कंपटीशन ही नहीं कर पा रही थी। तो वो चाहते थे, ये जो इंग्लैंड के जो मालिक थे, कपड़े के मालिक थे, वो चाहते थे इंडिया का कपड़ा बिल्कुल बंद हो जाए तो हमारा बिके इंग्लैंड में। सबसे पहला जो कपड़े की इंडस्ट्री डेवलप हुई इंग्लैंड में वो थी कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन अब क्या करने लगे? वो लोग इंडिया की डिजाइन्स कॉपी करने लगे, कॉपी करके और उन्हीं को इंग्लैंड में प्रिंट करने लगे। और वो लोग क्या करते थे? कपड़ा इंडिया का ही होता था और प्रिंटिंग करके वो बेचते थे। और इतना कंपटीशन उनको फील हो रहा था इंडिया के साथ, इंग्लैंड वालों को, कि उसके लिए उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया इंग्लैंड में। 1764 में स्पिनिंग जेनी को उन्होंने बनाया, इंग्लैंड वालों ने। स्पिनिंग जेनी क्या है? एक मशीन है जहाँ पे एक वर्कर बैठ के बहुत सारे धागे स्पन कर सकता है, बहुत सारे धागे मोड़ सकता है। खुद ब खुद व्हील चलता है। तो उन्होंने स्पिनिंग जेनी का भी इन्वेंशन किया, ठीक है। इतना ज़्यादा इनको कंपटीशन हो रहा था। तो इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन काय, ठीक है। ये इसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है कपड़े का वो बढ़ गया। और इसमें चार चांद किसने लगाए? स्टीम इंजन ने। फिर किसका इन्वेंशन हुआ इंग्लैंड में? द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रिवॉल्यूनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। अब क्या हुआ? फिर स्टीम इंजन का भी वो हुआ। पहले स्पिनिंग जेनी हुआ, कपड़ा जल्दी जल्दी बन रहा था। फिर उन्होंने स्टीम इंजन बनाई, कपड़ा बिक भी जल्दी जल्दी, जहाँ भेजना है वो पहुंच भी जाता था, ठीक है। इसकी वजह से इनके कपड़ा अब बहुत ज़्यादा बनने लगा और बहुत सस्ता भी बनने लगा, क्योंकि उनका टाइम सेव हो रहा था। वो उतना ज़्यादा बना पा रहे थे, उतना ज़्यादा बेच पा रहे थे।
सो क्लोथ कुड नाउ बी वुवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू, सस्ता भी बनने लगा। पर इंडियन टेक्सटाइल्स अभी भी पूरी दुनिया पे राज कर रही थी, मतलब वो लोग इतना कर रहे थे। 18वीं सदी 18th सेंचुरी तक अभी भी इंडियन टेक्सटाइल्स फेमस थी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी जैसे कि डच, फ्रेंच और इंग्लिश, वो